तो इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर 1 गणित के प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो इससे पहले एक प्रमेय को जानेंगे। इस प्रश्न को हल करने से पहले तो आते हैं उस प्रश्न पर। क्या है यह प्रमेय? तो इस प्रमेय का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय का मतलब होता है कि बेसिक, एकदम शुरुआती प्रमेय है और अंक गणित का संबंधित है अंकों से। तो आप जानते ही हैं गणित को अंकगणित, रेखा गणित, इस तरह से बीजगणित में बांटा गया है। तो अंक गणित से संबंधित है ये। तो क्या कह रहा है ये कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, तो इसमें भाज्य और अभाज्य के बारे में दिया है। तो आपको यहाँ पर एक ऐसे अभाज्य संख्याओं के बारे में बताने वाले हैं जो आप या तो पढ़े हैं तो गलत तरीके से पढ़े हैं और नहीं तो नहीं जानते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में देखेंगे। अभाज्य और भाज्य क्या है? तो अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है, आप याद कर किए होंगे कि अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होता है या करता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यह जो परिभाषा है आप गलत तरीके से इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर सही बताने वाला है कि अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है और भाज्य संख्या किसे कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिसका गुणनखंड 2 हो, जिसका गुणनखंड 2 हो। जैसे 5 हो गया, तो 5 जो है, 5 को हम केवल एक ही तरीके से लिख सकते हैं, 5 गुने 1। अब दूसरा तरीका लिखने का इसका कोई नहीं है। तो इस प्रकार से 5 का जो गुणनखंड हुआ 1 और 5 हुआ। और भाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? जैसे 6 हो गया, तो 6 का गुणनखंड 2 गुने 1 3 हो सकता है और हो सकता है 1 गुने 6 हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका जो गुणनखंड आ गया 1 आया, 2 आया, 3 आया और 6 आया। इसका गुणनखंड 4 आ गया है। गुणनखंड वह होता है जो इस संख्या को विभाजित करता है। तो 1 से भी 6 विभाजित हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। चारों से यह विभाजित हो जाएगा 6, और 5 जो है केवल 1 से और 5 से होगा। तो इस प्रकार से 5 जो हुआ अभाज्य संख्या हुआ और 6 जो हो गया भाज्य संख्या हो गया। तो 6 क्लास में पढ़ना है। बेसिक तरीके से अगर जानना होगा तो 6 क्लास के पार्ट 3 को आप पढ़ सकते हैं गणित के। तो अब जानेंगे आपकी परिभाषा जो है, आप कहेंगे कि वही तो हुआ अभाज्य संख्या जो 1 से और अपने आप से कटता है। तो नहीं, यह अभाज्य संख्या का परिभाषा नहीं है। ये अभाज्य संख्या का गुण है कि अभाज्य संख्या 1 से और अपने आप से कटता है। अगर परिभाषा बनाएंगे तो उसके अनुसार 1 भी जो है यह भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन 1 अभाज्य संख्या नहीं होता है, यह विषम का विषम ही रह जाता है, क्योंकि इसका 2 गुणनखंड नहीं होता है, 1 का केवल 1 ही गुणनखंड होता है। 1 गुने 1 होगा तो वह 1 ही हो, इसका गुणनखंड जो हुआ 1 हुआ। तो अगर आप कहेंगे कि वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से विभाजित होता है वो अभाज्य संख्या कहलाता है, तो उसके अनुसार 1 भी अभाज्य संख्या हो जाएगा, जो परिभाषा को गलत कर रहा है, क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। ओरिजिनल जो अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है वो ऐसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो। तो आपको जैसे बता दे रहा हूँ, जैसे कोयला काला होता है तो यह कोयले का गुण है, न कि इसका परिभाषा है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दुनिया की जितनी भी काले वस्तुएं हैं वह कोयला होता है, ऐसा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अभाज्य संख्या का यह एक गुण है कि 1 और अपने आप से विभाजित होता है, यह परिभाषा नहीं है। परिभाषा है कि जो 2 गुणनखंड आएंगे वह क्या होगा, वह 1 होगा और वह संख्या अपने आप होगा। जैसे 7 हो गया, तो 7 का 2 गुणनखंड क्या होगा, 1 और 7। यह इसका गुण है कि वो 2 जो गुणनखंड होगा 1 होगा और वो खुद एक स्वयं संख्या होगी 7। गुण में बता सकते हैं, परिभाषा में अभाज्य संख्या का नहीं बता सकते हैं। तो देख लिए भाज्य और अभाज्य। अब इसके बाद अब इस प्रमेय पर चलते हैं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड। और जैसे एक संख्या ले लेते हैं 20, तो 20 को कह रहा है कि यह 20 तो भाज्य है, या 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से, 5 से, इस प्रकार से 2 से अधिक से विभाजित हो रहा है, तो ये भाज्य हो गया। तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जाता है? तो 20 को पहले विभाजित करेंगे 2 से, तो 2 से विभाजित करेंगे तो 10 बार में होगा, और पुनः अभी इसको विभाजित करेंगे क्योंकि अभी भाज्य है, तो 2 से पुनः विभाजित करेंगे 5 बार में, और 5 को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से आ गया हमारा 20 का जो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 आ गया। यह 20 का अभाज्य गुणनखंड है, इसको लिख दिया गया।
अब कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड लिखा तो जा सकता है, लेकिन यह जो गुणनखंड होगा अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्यों है? तो अभाज्य गुणनखंड इसलिए है क्योंकि इसमें सारी संख्या अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य संख्या है। 20 का गुणनखंड एक 2 × 10 लिख सकते हैं, जो कि यह अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएगा, केवल गुणनखंड कहलाएगा। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा करते हुए इसका खंड यानी टुकड़ा करना है, तो गुणा करते हुए 20 का टुकड़ा कर दिए, 2 टुकड़ा गुणा करते हुए तो गुणनखंड हो गया, लेकिन इसमें एक भाज्य संख्या है तो यह अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएगा। ओरिजिनल अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड जो होगा आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अर्थात 20 का अभाज्य गुणनखंड अब दूसरे तरीके से नहीं लिखा जा सकता है अगर क्रम को न देखा जाए तो। अगर क्रम के देखा जाएगा तो इसका और भी हो सकता है, जैसे 2 × 5 और × 2, 5 को बीच में रख देंगे तो एक ही बात है, 2 × 5 = 10 दूनी 20। अगर 5 को पहले रखेंगे 2 × 2, तो इस प्रकार से 3 प्रकार से इसको लिखा गया अभाज्य गुणनखंड। 20 का अभाज्य गुणनखंड 3 तरीके से लिखा जा सकता है। कब? जब क्रम को देखा जाएगा तो। क्रम इसमें 5 लास्ट में, इसमें पहले, इसमें बीच में, तो क्रम को देखा जाएगा तो 3 तरीके से। लेकिन अगर क्रम को न देखा जाए, क्रम के बिना अद्वितीय मतलब इसके जैसा कोई नहीं होगा, अर्थात 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आएगा और 5, 2 बार आएगा और 5 एक बार। अब 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में दूसरे तरीके से नहीं लिखा जा सकता है। अगर क्रम को न देखा जाए तो अद्वितीय होता है, एक ही होता है, 2 आएगा और 1 5 आएगा। तो यही है प्रमेय। इसी के आधार पर सारे प्रश्नों का हल करेंगे हम। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करना है। तो HCF क्या है? मस और लस, HCF LCM। तो कह रहा है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, तो पहले 2 संख्या ले लेंगे, 6 और 20 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हल में क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 3। और 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2 × 5। ऊपर ज्ञात कर लिए हैं। अगर इसको घातांकीय रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 के घात 1 और × 3 के घात 1। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो 2 के घात 2 × 5 के घात 1। 2 इसमें 2 है, 5 अकेले है तो 1 होगा या 2 होगा। अब यहाँ पर 6 और 20 का HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करेंगे तो HCF की परिभाषा से आएंगे कि अब संख्याओं में उभयनिष्ठ, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में शामिल होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड, व अभाज्य संख्या वो दोनों में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें 1 2 है और इसमें 2 2 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे छोटी घात का गुणनफल, अर्थात अगर 3 भी होता दोनों में तो 2 भी लेते और 3 भी लेते और दोनों को क्या करते गुणा, लेकिन यहाँ पर 2 ही कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है तो सबसे छोटी घात कौन सा है? 1 है, इसी को ले लेंगे। 2 के घात 1 सबसे छोटी घात कह रहा है। 2 के घात यहाँ पर 2 है तो ये नहीं लेंगे सबसे छोटी घात। 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, तो बस यही हो गया HCF। 2 के घात 1 = 2, दोनों का HCF 2 आ गया। अर्थात HCF जो होता है वह बड़ी संख्या होता है जो दोनों को विभाजित करेगा। तो 2 6 को विभाजित करेगा और 20 को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार से 6 और 20 का LCM भी ज्ञात कर लेंगे। LCM क्या होता है? LCM को आ रहा है कि संख्याओं में संबंध यानी संबंधित होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं। जो भी है शामिल सबको लेना है दोनों में, चाहे वो एक में शामिल क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात जो उभयनिष्ठ है उसको एक ही बार लेंगे। जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो दोनों को नहीं लेंगे, जो सबसे बड़ा घात है उसको लेंगे। तो यहाँ पर 2 का घात 2 है तो इसी को लेंगे और 2 के घात 1 को छोड़ देंगे। लेकिन ये इसमें 3 का घात 1 है तो इसको ले लेंगे, 3 का घात 1 और फिर 5 का घात 1 है, इसको ले लेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पर 5 का घात यहाँ पर 3 होता तो इसको छोड़ देते और इसको ले लेते। उभयनिष्ठ जो रहेगा उसमें बड़ी घात को लेंगे और बाकी सबको ले लेंगे, तो 5 के घात 1 हो गया।
इस प्रकार से गुणा जब करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 पंजे 60 हो जाएगा। ये आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम वो होता है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होगा, तो 6 से विभाजित होगा, 6 दहा में 60 और 20 तिहाई 60, दोनों से विभाजित हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या है। अब यहाँ पर एचसीएफ तथा एलसीएम का गुण देखना है। गुण क्या होता है? तो गुण यही है कि कितनी दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ गुणे एलसीएम और ए गुणे बी बराबर होता है। तो हम देख लिए ऊपर में कि एचसीएफ आया था 6 और 20 का 2 और एलसीएम आया था 60, दोनों में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 120। और इस प्रकार से दो संख्या क्या था 6 और 20, 6 गुणे 20, दोनों में गुणा करेंगे तो 20 छक्का 120, ये दोनों क्या आ जा रहा है बराबर, अर्थात एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है ए गुणे बी होता है। ये दोनों बराबर है, यही एलसीएफ और एलसीएम का गुण है। प्रश्नावली कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है तो पहला का हल यहाँ पर करेंगे हल। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो 140 को यहाँ पहले खंड किया जाता है, 2 से कटाएंगे 7 बार में 14 हो जाएगा और फिर 0 उतार देंगे, फिर 2 से 35 बार में जाएगा 70, फिर अब 2 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा 7 बार में। इस प्रकार से इसका भाज्य जो गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद है दूसरा का हल 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो 156 को यहाँ पर खंड कर लेंगे, 2 से जाएगा 7 बार में, 2 से 15 7 बार में कटेगा, 1 बचेगा तो 1 और 6 16 बन जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से ये 7 3 बार में जाएगा, 1 बचेगा तो 1 और 8 18 बन जाएगा, तो 9 बार में जाएगा 18 2 से, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 13 बार में, तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर, इसको लिख देंगे 2 के घात 3 गुणे 3 के घात 1 गुणे 13 के घात 1, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब तीसरा का हल देखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तीन गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 बराबर 3 के घात 2 गुणे 5 के घात 2 गुणे 17। इस प्रकार से ये 3 का निकाल दिए हम और 2 का ज्ञात करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब 4 नंबर का हल करेंगे, तो 4 नंबर को आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो सबसे पहले 5 से कटेगा, इसके बाद 7 से कटेगा, इसके बाद 11 से कटेगा, 13 बार में लास्ट में 13 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। पहले 5 से उसको कटाएंगे इसको, इसके बाद 7 से 11 से और 13 से कटाकर जांच कर सकते हैं। 5वां नंबर में है, 5वां नंबर में जो है यह 7429 है, 7429 का अभाज्य गुणनखंड। यह जो है पहले 17 से कटेगा, उसके बाद 19 से कटेगा, उसके बाद यह लास्ट में 23 बच जाएगा। तो इसका ये जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। इसको आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। इसके बाद दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर में हल करेंगे। क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं, यानी कि जो एचसीएफ और एलसीएम का गुण है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम,
इसको जांच भी करना है और ज्ञात भी करना है। तो पहला का हल ज्ञात करते हैं। पहला के हल में 26 और 91 का है, तो सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड इस चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही ज्ञात करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड, छब्बीस का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणे 13, 13 दूनी 26, तो 2 के घात 1 और 13 के घात 1 हो जाएगा। इसके बाद है 91 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुने हो जाएगा 13, 13 7 91 होता है। इसको ज्ञात करने की भी ज़रूरत नहीं है, याद है। तो इसका अब HCF ज्ञात करेंगे। 26 और 91 का HCF अर्थात मौसा। तो मौसा में हम देख चुके हैं कि जो भी सबसे छोटी घात दोनों में उभयनिष्ठ यानी दोनों में शामिल होगा। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 13 दोनों में है। तो इस प्रकार से HCF जो होगा 13 हो जाएगा। अब 26 और 91 का LCM बराबर, तो LCM तो हम देख चुके हैं कि LCM जो होता है दोनों में संबंधित होना चाहिए, कोई भी हो उसको ले लेंगे, लेकिन जो उभयनिष्ठ है उसको एक ही बार लेंगे। तो 2 के घात 1 आ जाएगा गुने, पहले ले लेंगे 7 के घात 1 और गुने 13 के घात, दोनों में 13 है तो एक ही 13 लेंगे। इसके बाद कर देंगे हम इसको गुणा, तो 13 7 91 और 2 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा 82। HCF और LCM तो निकल गया। अब यहाँ पर हम जांच करेंगे। जांच HCF ऑफ संख्या क्या है 26 91, HCF ऑफ 26 91 गुणे LCM ऑफ 26 91, दोनों का निकाल लेंगे। तो HCF आया है यहाँ पर 13 और LCM आया है 182। तो ज्ञात करेंगे कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 को डायरेक्ट 13 का पहाड़ा पड़ेंगे, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 हो जाएगा और हासिल हो जाएगा 106 है तो 10, 13 एकम 13 और 10 23, 2366 आ गया। अब हम यहाँ पर जांच कर लेंगे 26 गुने 91 यानी दोनों संख्याओं का गुणा करके भी ज्ञात कर लेंगे। तो अभी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2366 ही आ जाएगा, 2366 आ जाएगा और यहाँ भी आया है 2366 लिख देंगे। अतः HCF ऑफ 26 91 गुने LCM ऑफ 26 91 बराबर है 26 गुने 91। यहाँ पर जांच हो गया। इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा का भी ज्ञात करेंगे। 3 नंबर कह रहा है 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल में ज्ञात करेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा, 336 को यहाँ खंड करके निकाल लेंगे। 2 से जाएगा 16 और 8, 2 से जाएगा पुनः 8 और 4, 2 से 4 2, 2 से 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में। इस प्रकार बराबर में 2 के घात हो गया 4, 2 4 है गुणे 3 के घात 1 गुणे 7 के घात 1। अब निकालेंगे 54 का।
54 का भाज्य गुणनखंड बराबर, तो 54 का हो जाएगा, यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं 2 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, अर्थात 2 गुणे 3 के घात 3 है। तो HCF ज्ञात करेंगे। HCF बराबर हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन होगा यहाँ पर एक घात है और छोटा घात में, यहाँ पर 2 4 है, यहाँ पर 2 1 है, तो 2 के घात 1 ही होगा। और 3 भी मिल रहा है, तो इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार है, तो एक वाला लेंगे, 3 के घात 1 और गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब LCM ज्ञात करेंगे। LCM बराबर, LCM का होता है कि उभयनिष्ठ अगर है तो सबसे बड़ा घात 2 के घात 4, यहाँ पर 3 के घात 3, और उभयनिष्ठ नहीं है तो उतार लीजिए, यहाँ पर 7 है तो 7 के घात 1। अब गुणा करेंगे, कितना आ रहा है, तो 2 के घात 4 है तो 16 हो जाएगा, और 3 के घात 3 है तो 27 हो जाएगा। तो 16 में पहले 7 से गुणा, 16 7 112 हो जाएगा, और 112 में 27 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पर 27 दूनी 54 के 4 हासिल 5, 27 से कम 27 और 5 32 के 2 हासिल 3, 27 से कम 27 3 30, 3024 आ गया, 3024। अब जांच करेंगे। जांच में यहाँ पर लिखेंगे LCM गुणे HCF, दोनों में से कोई पहले आ सकता है, HCF या LCM। तो 3024 में 6 से गुणा करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दिन 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 एकम 6 में 0 से करेंगे 0 और हासिल हो जाएगा 1, 6 3 18। इस प्रकार से 18,144 आ गया। अब ज्ञात कर 336 और 54 में गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 18,144। अतः लिख देंगे, अतः HCF गुणे LCM बराबर 336 गुणे 54। इस प्रकार से इसका हल भी HCF LCM भी ज्ञात कर लिए और जांच भी कर लिए कि दोनों का मान बराबर आ रहा है। इसको भी नोट कर सकते हैं आप। अब 3 नंबर का हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर का हल 3 है, इसमें 3 संख्या है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, बराबर 12 का तो हम जानते ही हैं, हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। इस प्रकार से 15 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। क्या होगा, इसको बराबर में लिखें, 2 के घात 2 गुणे 3, 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 3 के घात 1 गुणे 5 के घात 1, दोनों एक एक बार है। इसके बाद है 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7, 7 3 के 21, तो 3 के घात 1 गुणे 7 के घात 1। अब निकालेंगे 12, 15 और 21 का HCF बराबर, तो देखेंगे तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। तीनों में कौन सा उभयनिष्ठ है, तो 3 है। यहाँ पर 1 घात है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो 3 उभयनिष्ठ है। इसके अलावा और कोई सा भी उभयनिष्ठ नहीं है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इस प्रकार से हो गया HCF। और 12, 15 और 21 का LCM ज्ञात कर लेंगे। तो LCM में हम जानते हैं कि जो उभयनिष्ठ होगा उसको लिखेंगे, जैसे तीनों में उभयनिष्ठ है तो एक ही बार होगा। अगर बड़ा घात होता, अगर इसमें 2 होता घात, तो 3 के घात 2 लिखते, लेकिन सब में 1 है, तो इस प्रकार से 1 है तो 1 ही उतरेगा। गुणे 2 के घात 2 है, तो इसको 2 को घात 2 को लिख देंगे। इसके बाद है 5 के घात 1, इसको भी लिख देंगे। इसके बाद है 7 के घात 1। अब गुणा कर देंगे,
2 दूनी पहले 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 5 60, 6 7 42, 420 हो जाएगा। बस इसमें यही ज्ञात करना है, इसको जांच नहीं करना है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब 2 नंबर का हल ज्ञात करते हैं। 2 नंबर में दिया है 17 है, तो पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड। तो 17 में एक ही बार है, 17 केवल 17 के घात 1 हो गया। इसके बाद 23 का अभाज्य गुणनखंड, इसका भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, केवल 1 ही आ जाएगा, 23 के घात 1। इसके बाद 29 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 29 के घात 1। HCF बराबर हो जाएगा, सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है ही, 1 से सब कटेगा, तो HCF बराबर हो गया 1। और LCM बराबर जो होगा सबको ले लेंगे, 17 गुने 23 गुने 29, दोनों तीनों हो जाएगा। इस पर 1 1 घात है तो 1 ही होगा, और गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। सत्रह 51 के 1, 17 51 की 1 हासिल, 17 दूनी 34 और 5 39, इसमें गुणा करेंगे 29 से। 9 एकम 9, 9 9 81 के 1, 9 3 27 8 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 3 3 11, 1300। इस प्रकार से इसका जो गुणा करने के बाद प्राप्त होगा वह होगा 1300। इसके बाद इसका गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वह 1329 हो जाए। इसके बाद जो इसके गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वह 1339 प्राप्त होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। 3 नंबर को हल करते हैं। दिया 8 9 और 25, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो 8 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 के घात 3। इसके बाद 9 का अभाज्य गुणनखंड, तो 9 का होता है 3 गुने 3 यानी 3 के घात 2। 25 का अभाज्य गुणनखंड, तो 5 गुने 5 होता है 5 के घात 2। HCF जो होगा, HCF बराबर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 हो जाएगा, कुछ जब कॉमन नहीं होता है तो 1 हो जाता है। LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM जो होगा दोनों को ले लेंगे, 2 के घात 3 गुणे 3 के घात 2 गुणे 5 के घात 2, अर्थात 8 गुने 9 गुने 25 बराबर 25 8 है 200 और 9 दूनी 1800 हो जाएगा LCM। इसको भी आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। HCF ऑफ 360 और 657 का HCF यानी मौसा दे दिया है 9, और LCM ज्ञात करना है इन लोग। 2 संख्या भी दे दिया है, HCF दे दिया है। हल में HCF गुने LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 360 और गुने है 657। ज्ञात करना है हमको LCM, तो LCM बराबर, और HCF का मान दिया है 9, तो 9 गुने हो जाएगा LCM बराबर 360 गुणे 657।
तो एलसीएम बराबर जो होगा, इस 9 को गुणा में है तो वहाँ भागा कर देंगे, 360 गुणे 657 बटा में हो जाएगा 9 से कट जाएगा, 9 चौके 36, 40 पर में। अब 40 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 40 से गुणा नहीं करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और बाद में शून्य बैठा देंगे। 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 6 के 24 और 2 26, और इसके बाद ये शून्य बैठा देंगे। 26,280 हो गया आंसर हमारा। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हल। तो क्या कह रहा है ये कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो ऐसा अगर प्रश्न है कि 6 के पावर n या 4 के पावर n या 8 के पावर n, तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, या 9 के पावर n, अर्थात 6 को कितना भी बार 6 गुणे 6 गुणे 6 करते जाएंगे तो इसके अंत में 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 आने के लिए किसी भी 0 जिसके लास्ट में है, जैसे 20 है, तो इसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 5, अर्थात 2 और 5 दोनों आना चाहिए। लेकिन 26 है तो 26 के गुणनखंड में, चाहे 36 है तो 36 के गुणनखंड में 2 तो आएगा, 2 गुणे 2 3 गुणे 3 ये आ जाएगा। तो 2 है लेकिन 3 है, 5 नहीं है, तो अतः यह 5 से विभाज्य नहीं है, तो इसके स्थान पर 0 नहीं है। जिसके भी स्थान पर 0 रहेगा वह 2 और 5 दोनों से विभाज्य होगा। तो हम आते हैं, इसको सिद्ध करेंगे। कैसे? मान लेंगे कि माना a बराबर 6 के पावर n, तब क्या होगा? तब a बराबर 6 को हम तोड़ देंगे 2 गुणे 3 में, इसका पावर कितना है? n। अब दोनों पर पावर n है तो 2 के पावर n गुणे हो जाएगा 3 के पावर n। इस प्रकार से देख लिए कि इसका गुणनखंड में 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। जहाँ 2 और 3 क्या है? जहाँ 2 तथा 3 अभाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अब इसका तो अभाज्य गुणनखंड कर दिए, लेकिन हम जानते हैं कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के धनात्मक घात हो, अर्थात उसके गुणनखंड में 2 और 5 के धनात्मक घात, यानी 2 के घात 1 या 2 3 4, अर्थात 2 और 5 1 से अधिक भी हो सकता है उसमें। अब a बराबर 2 के घात n गुणे 3 के घात n, यह एक अद्वितीय गुणनखंड है। तो आप पहले ही देख चुके हैं कि किसी अभाज्य संख्या को
अद्वितीय भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसके अलावा इसमें कोई भी नहीं आ सकता है, अर्थात 2 और 3 के अलावा कोई नहीं आ सकता है इसका गुणनखंड में। अतः 2 और 3 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या ए का मतलब कि 6 के पावर n का ए का गुणनखंड नहीं हो सकता है। इसलिए 5 जो है ए का गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देख लिए हम कि ए को मान लिए 6 के पावर n और ए को खंड कर दिए हैं 2 के पावर n और 3 के पावर n के रूप में, जहाँ 2 तथा 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि पहले से जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर 2 तो आ रहा है, यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन एक 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। और इसके अलावा ए का कोई गुणनखंड भी नहीं हो सकता है। 2 और 3 के अलावा कोई भी दूसरा अभाज्य संख्या का इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, अर्थात 5 ए का गुणनखंड नहीं होगा। और जब 5 है इसका गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। यही दर्शाना था, जांच करना था, जो हो गया। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हल करेंगे। हल क्या कर रहा है ये कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है ये बताना है। तो इसमें तो एक ही परि में जाने हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। वैसे तो ये 3 दे दिया है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, लेकिन यहाँ पर जोड़ दिया है, तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभी नहीं है। यहाँ पर भी दिया है गुणा, लेकिन लास्ट में एक जोड़ दिया है। तो इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। पहले मान लेंगे इसको, माना ए बराबर इसको 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब बी बराबर ले लेंगे, बी बराबर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 और गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो पहले ए को हल करेंगे। ए बराबर इसमें और इसमें दोनों में 13 कॉमन है, 13 निकाल लेंगे तो इसमें बच जाएगा 7 गुणे 11। इसमें 13 निकल गया तो प्लस बच जाएगा 1। अब इसको 13 गुणे सब 11 7 77 और 1 78 हो जाएगा। तो 78 को पुनः हम लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 13 गुणे हो जाएगा 13, 13 6 78 होता है, बचा 6, तो 6 को लिख देंगे 2 गुणे 3। इस प्रकार से सजाकर इसको अगर लिखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 हो जाएगा। तो ए को यहाँ पर देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा गया है। ए को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। अतः ए तो इसको माने, अतः ए भाज्य संख्या है।
भाज्य संख्या है। यही व्याख्या करना था कि यह भाज्य संख्या है तो कैसे है। घुमा फिरा कर दे दिया है, लेकिन यहाँ पर प्लस दे दिया है। अब b को यहाँ पर हल करेंगे। b बराबर क्या दिया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 दे दिया है। तो यहाँ पर दो पद है, एक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक 5 अलग है। तो इस दोनों में 5 कॉमन है, 5 इसमें भी है। 5 निकाल लेंगे तो इसमें बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1, अब प्लस 5 निकल गया तो इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा। 5 गुणे 1 होता है 5 का गुणनखंड। अब इसको 5 गुणा कर देंगे, 1 2 छूट गया यहाँ पर, 2 गुणे 1 होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 3 6, 6 चौके 24, 24 छक्का 144, और 144 में और 7 से गुणा करेंगे 1008 आ जाएगा। अब इस प्रकार से 5 गुणे 1000 का भाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि b को भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा रहा है, अतः b अर्थात ये भी भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि b को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, अतः b भाज्य संख्या है। जिसको भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है वो संख्याएं भाज्य संख्या होती है। इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद ज्ञात करेंगे। तो इसको एलसीएम ज्ञात कर लेना है। हॉल में क्या करेंगे, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 18 मिनट। उसी प्रकार रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 12 मिनट। अब क्या करेंगे, दोनों का 18 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में मुख्य रूप से अभाज्य गुणनखंड से भी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। गुणनखंड, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 गुणे 3 होगा, और 12 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 गुणे 3 होगा, अर्थात इसका 2 के घात 1 गुणे 3 के घात 2, इसका 2 के घात 2 गुणे 3 के घात 1। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम जानते हैं कि सबसे बड़ी घात, इसमें 2 1 है, इसमें 2 है, तो 2 के घात 2 ले लेंगे, गुणे इसमें 3 के घात 2 है, इसमें 1 है, तो 3 के घात 2 ले लेंगे। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और ये हो गया 9, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। अर्थात कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 18 मिनट और 12 मिनट का जो लौसा आया वह 36, अतः 36 मिनट बाद, अतः 36 मिनट बाद वे
पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। नोट कर सकते हैं ये।